नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, हम अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक द चोल टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का सारांश देख रहे थे, जिसमें हमने मोहम्मद गजनी द्वारा हुई सोमनाथ की लूट को देखा, जिसके प्रतिशोध में सोमेश्वर ने भगवान शिव के अपमान का बदला लेने का ठान लिया। वो और उसका मित्र दोनों नरसिम्हन और विजयन से मिलते हैं। अब आइए जाने कि आगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले अभी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नरसिम्हन सोमेश्वर और इकबाल को अपने घर ले आया था। यहाँ आए उन्हें 2 हफ्ते हो गए थे। नरसिम्हन की पत्नी हरिणी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। उनकी उपस्थिति से नरसिम्हन में भी सकारात्मक बदलाव आए थे। अब वो अच्छे से सो पाता था और उस छल्ले को भी बिना भावुक हुए छुपाता था। शायद अब उसे जीवन में एक नया मकसद मिल गया था। नरसिम्हन के साथ विजयन के रिश्ते भी बेहतर हो गए थे। नरसिम्हन ने चोल राजा को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसके मिलते ही राजा ने उन्हें प्राइवेट मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। सूरज डूबने के ठीक बाद का समय था। नरसिम्हन सोमेश्वर और इकबाल को राजा के महल के आग से जलते ग्रेनाइट होलवे से नीचे ले जा रहे थे। उनके साथ 4 गार्ड भी थे। होलवे एक ऊंचे दरवाजे पर खत्म हुआ। यह राजा के प्राइवेट मीटिंग का रूम था। अंदर आते ही उन्हें उत्तर की ओर बैठे हुए राजेंद्र चोल दिखाई देते हैं। उनके ठीक पीछे एक पेंटिंग थी, जिसमें बीच में भगवान शिव, उसके एक और राजेंद्र चोल और दूसरी तरफ उनके पिता चोल वंश के महान राजा राजराज चोल प्रथम दोनों प्रभु को नमन कर रहे थे, जैसे कि वे दोनों देवों के देव महादेव के सेवक हो। यह दृश्य देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। दरअसल शक्तिशाली चोल स्वयं को महादेव के सेवक की तरह ही देखते थे। जबरदस्त ताकत और सादगी भरी विनम्रता का एक अनोखा संगम। तीनों राजा को नमन करके बैठ गए। बैठकर सोमेश्वर उन्हें सब बताते हैं। सोमेश्वर शिवलिंग का टूटा हुआ टुकड़ा राजा के आगे रखते हैं, जिसे देखते ही राजेंद्र चोल खड़े हो गए। अपनी चप्पल उतारकर शिवलिंग के टुकड़े को सीने से लगा लिया। वह भावुक होकर बार बार भगवान शिव से माफी मांगने लगे। सही समय पर उस अनर्थ को नहीं रोक पाए, पर अब वह शांत रहने वाले नहीं थे। राजा सोमेश्वर को परखने के बाद नरसिम्हन से उन्हें भी साथ लेकर आने को कहते हैं, पर कहा इसके बारे में सिर्फ राजा और नरसिम्हन को ही पता था। राजेंद्र चोल ने तय कर लिया था। सोमेश्वर और इकबाल भी इस मिशन का हिस्सा बनने वाले थे। तभी वे दोनों एक साथ बोल पड़े, कभी मत भूलना, कभी माफ मत करना, और अपने हाथ जोड़ लिए। राजेंद्र चोल ने दोनों की ओर देखा और कहा, हम नहीं भूलेंगे, हम माफ नहीं करेंगे। सोमनाथ का बदला लिया जाएगा, भारत माता का बदला लिया जाएगा, सही बदला। दूसरी तरफ मोहम्मद का भाई इस्माइल 30 सालों के बाद अपने काफिले के साथ राजधानी गजनी जा रहा था। रात होते ही वह बीच में आराम करने रुकते हैं। तभी इस्माइल का सबसे विश्वासु व्यक्ति तालिब उसके पास आता है। वह दोनों अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने मोहम्मद के दिमाग में खलीफा वाली बात डाली। अब कैसे चालाकी से इस्माइल सभी को मोहम्मद के खिलाफ करके खुद सुल्तान बन जाएगा। तभी पीछे से एक दुबली पतली सी लड़की, जिसका नाम रेशमा था, उन्हें शराब देने आती है। तालिब को उस पर शक होता है कि कहीं उसने सब सुन ना लिया हो, पर इस्माइल उस लड़की को बेवकूफ बोलकर तालिब को बेफिक्र रहने को कहता है। वह खाना खाकर अपने टेंट में सोने चले जाता है। इस तरफ ब्रह्मा मुहूर्त का समय था।
यानी सूरज उगने से पहले का आखिरी पहर। सम्राट के साथ हुई मीटिंग को 5 दिन हो चुके थे और सोमेश्वर इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सोमेश्वर और इकबाल नरसिम्हन के साथ ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान बृहदेश्वर के मंदिर में जा रहे थे, जहां सम्राट राजेंद्र चोल उनका इंतजार कर रहे थे। वह तीनों मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जिसे गोपुरम कहा जाता है। चोल वंश के मंदिर आर्किटेक्चर पूरे विश्व में प्रख्यात है। खास करके विश्व के सबसे बड़े गोपुरम का निर्माण करवाने के लिए, जिसे द्रविडियन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। गोपुरम के पास विजयन उनकी राह देख रहे थे। चारों को नियम के अनुसार चेक करके आगे जाने दिया जाता है। चोल एडमिनिस्ट्रेशन की यह खासियत थी कि नियम सभी पर एक समान लागू होते थे, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो। वह आगे जाते हैं, तभी कथिरावन उन्हें बीच में ही मिल जाते हैं। कथिरावन चोल वंश के अब तक के सबसे विश्वासु पदाधिकारी थे। उन्होंने सम्राट राजेंद्र के परदादा राजराजा चोल की सेवा की थी और अब प्रधानमंत्री होने के उपरांत वह राजकुमार राजाधिराज चोल के सलाहकार भी थे, जो राजगद्दी के अगले उत्तराधिकारी थे। उन्होंने सम्राट के लंबे नौसैनिक अभियानों के दौरान साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। वह चोल दरबार की आवाज थे। अब इन 5 लोगों की टुकड़ी मंदिर के मंडप में प्रवेश करती है। चोल आर्किटेक्चर में मंदिरों को 3 भाग में विभाजित किया जाता था। सबसे पहले आता था मंडप, फिर बीच में अर्धमंडप और अर्धमंडप से होकर गर्भगृह तक जा सकते थे। राजेंद्र चोल अभी गर्भगृह में अपने एक मित्र के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। वे सभी मंडप में ही रुकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद सैनिक उन्हें अर्ध मंडप में ले आते हैं, जहां राजेंद्र चोल अपने मित्र भोजदेव परमार के साथ खड़े थे। भोजदेव परमार, जिन्हें पूरे भारत में एक विद्वान राजा के तौर पर जाना जाता था, उनका शासन पूर्वी राजस्थान और मध्य भारत के बहुत सारे हिस्से पर था। वे राजेंद्र चोल के बहुत अच्छे मित्र और साथी भी थे। उन्होंने कई युद्धों को साथ मिलकर लड़ा था। राजेंद्र चोल सबको बैठने का कहते हैं और यही से शुरू होती है बदले की प्लानिंग। सभी लोग अपने अपने सुझाव देते हैं, परंतु राजेंद्र चोल को किसी का सुझाव पसंद नहीं आता। तभी वह सोमेश्वर की ओर देखते हैं, जो काफी समय से चुप होकर सबकी बातें सुन रहा था। सोमेश्वर अपना पक्ष रखता है, जिसे सुनकर राजेंद्र चोल प्रसन्न हो जाते हैं। भोजदेव उनसे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। नरसिम्हन और विजन को भी सोमेश्वर की बात समझ आ रही थी। यहाँ तक कि कथिरावन, जिन्हें सबके सुझाव में कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही थी, वे भी सहमति दिखा रहे थे। यह देखकर सोमेश्वर के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई थी। परंतु यह सुझाव क्या था? तो मित्रों, आपको क्या लगता है, सोमेश्वर ने कौन सा सुझाव दिया है? और क्या इस्माइल सही सलामत राजधानी तक पहुंच पाएगा? गजनी में हालात कैसे होंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तब तक आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।